आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्बरर के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत को इस कंपनी में स्टेक्स खरीदने चाहिए और अगर खरीदने चाहिए तो कितने और किस तरीके से। फरवरी 2019 में बोइंग और एम्बरर ने एक करार किया था। इस करार के तहत यानी कि एग्रीमेंट के तहत अमेरिकन कंपनी बोइंग ब्राजीलियन कंपनी एम्बरर के 80% स्टेक्स खरीदेगा। इस पूरी डील की कीमत थी 4.2 बिलियन US डॉलर्स। अगर आप इस कीमत को समझना चाहते हैं तो बेस्ट एग्जाम्पल होगा रफाल डील। भारत और फ्रांस के बीच में हुई 36 रफाल की डील बोइंग और एम्बरर के बीच हुई डील से दुगनी थी, यानी कि बोइंग एम्बरर में 80% स्टेक रफाल डील के आधे रेट पर खरीद रहा था। लेकिन जब एम्बरर और बोइंग के बीच की ये डील टूट गई तो भारत में कई लोगों ने कहा कि ये भारत के लिए अच्छा मौका है कि भारत इस ब्राजीलियन कंपनी के स्टेक्स खरीद ले और कम से कम 51% स्टेक खरीद कर इस कंपनी का ऑलमोस्ट मालिक बन जाए। ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्बरर बिजनेस जेट्स के लिए फेमस है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इस कंपनी ने अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और इसी के तहत साल 2014 में इस कंपनी ने एम्बरर C390 मिलेनियम नाम का एक मीडियम वेट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाया। भारत में जो लोग कह रहे हैं कि भारत को ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्बरर में 51% से ज्यादा स्टेक खरीद लेने चाहिए, उन लोगों का मानना है कि रशिया के साथ में भारत की MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वाली डील कैंसिल हो जाने के बाद में ये भारत के पास एक सुनहरा मौका है और अगर भारत एम्बरर में 51% से ज्यादा स्टेक्स खरीद लेता है तो भारत को बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्च किए घर बैठे एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं इस ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी एम्बरर को। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी की वेबसाइट पर, इस ब्राजीलियन एरोस्पेस कंपनी का ब्राजील को छोड़कर केवल चाइना में बिजनेस है। वहीं दूसरी ओर इस कंपनी में कई डिविजन्स हैं और बोइंग के साथ जिस डिवीजन को लेकर बात चल रही थी वो डिवीजन है कमर्शियल एविएशन, यानी कि वो डिवीजन जहां पर कमर्शियल एयरलाइंस के लिए जेट्स बनाए जाते हैं और इसी सेगमेंट में बोइंग को सबसे ज्यादा चैलेंज मिल रहा है एयरबस से। अगर इस ब्राजीलियन कंपनी के सभी सेगमेंट्स को ध्यान से देखा जाए तो कमर्शियल एविएशन के अलावा इस कंपनी में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जिनमें से एक है एग्जीक्यूटिव एविएशन। इस डिवीजन में ये कंपनी बिजनेस जेट्स बनाती है और ये एग्जीक्यूटिव बिजनेस जेट्स बहुत ही ज्यादा रिच लोग अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। आज की तारीख में कंपनीज भी बिजनेस जेट्स का प्रयोग करती हैं, लेकिन ये मार्केट इतना ज्यादा फास्ट ग्रोइंग नहीं है और इसीलिए एम्बरर ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। अगला डिवीजन है डिफेंस और सिक्योरिटी का और यही वो डिवीजन है जो डिवीजन C390 मिलेनियम को बनाता है। इसी डिवीजन में ब्राजीलियन आर्म फोर्सेस के लिए क्लोज एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला सुपर टेक्नोक्राफ्ट बनाया जाता है। ये कंपनी अपने सभी क्राफ्ट्स के लिए सर्विस और सपोर्ट का भी काम करती है और इसके अलावा ये कंपनी एग्रीकल्चर एविएशन के लिए भी एक एयरक्राफ्ट को बनाती है। ब्राजील में बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं और उनमें सिंचाई और बुआई के लिए एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया जाता है और इसी के लिए एक एयरक्राफ्ट एम्बरर बनाती है। सिविल एविएशन के क्षेत्र में बोइंग हमेशा से लीडर रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एयरबस ने इस सेगमेंट में बोइंग से मार्केट छीनना शुरू कर दिया है। अपना मार्केट बचाने और एयरबस के साथ कंपटीशन में बने रहने के लिए बोइंग ने एम्बरर के साथ ये डील की थी और इसीलिए ये डील केवल कमर्शियल सेगमेंट के लिए हुई थी। अगर भारत एम्बरर में 51% स्टेक्स खरीदता है तो ये केवल सिविल एविएशन सेगमेंट में होगा। हालांकि बोइंग की डील 80% स्टेक्स की थी और अगर भारत 51% स्टेक्स देखता है तो इस डील की टोटल कीमत बोइंग की डील की कीमत से कम होगी और केवल सिविल एविएशन सेगमेंट के लिए ये एक अच्छा सौदा है। जिस तरीके की कंडीशन बाहर चल रही है उस हिसाब से कमर्शियल एयरलाइन सेगमेंट अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस सेगमेंट को वापस से पटरी पर आने के लिए कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। इसका मतलब है कोई भी एयरलाइन अगले 3 से 4 साल कोई नया एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेगी और ये चीज बोइंग को भली भांति पता है और इसीलिए बोइंग अपने हाथ इस डील से खींच रहा है।
उड़ान स्कीम के तहत भारत में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोशिशें शुरू की गई थी। इनफैक्ट उड़ान स्कीम के पहले राउंड के बाद साल 2017 में 5 एयरलाइन कंपनीज को 128 रूट 70 एयरपोर्ट्स के बीच में दिए गए थे। इसमें से 36 एयरपोर्ट नए एयरपोर्ट थे। एक अनुमान के मुताबिक भारत को हर साल करीब 50 नए एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी और अगर भारत एम्बरर में 51% स्टेक्स खरीद लेता है तो यह भारत और एम्बरर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी, जहां भारत को एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिल जाएगी, वहीं एम्बरर को कस्टमर। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन बाहर चल रही है, ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उड़ान स्कीम को सस्टेन नहीं कर पाएगी और इसमें भी डिले आएगी। और इसी हिसाब से इस बात में कोई दो राय नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एम्बरर में स्टेक खरीदना एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की एयरलाइन कंडीशन को सुधारने में कामयाब होती है और इसको दोबारा पटरी पर जल्दी ले आती है, ऐसे में ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको इंडिया को मिस नहीं करना चाहिए। देश में निर्मित NAL सारस भारत का पहला मल्टीपर्पज सिविल एविएशन एयरक्राफ्ट है। इस लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर काम साल 1991 में शुरू हुआ था और तब से अब तक इस प्रोजेक्ट में कई बार अड़चनें आ चुकी हैं। आज इतने सालों के बाद भी ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में अगर भारत एम्बरर जैसी कंपनी को अक्वायर कर लेता है तो इससे आने वाली एक्सपर्टाइज NAL सारस को तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ ही जिस RTA 70 प्रोग्राम पर NAL काम कर रहा है उस पर भी मदद मिलेगी। आपको क्या लगता है, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।